सेंट्रल मॉडर्न बीएड क्लास में आपका स्वागत है। जर्मनी के एकीकरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधाएं क्या थी और सहायक तत्वों पर हमने चर्चा की थी। आज हम जर्मनी का एकीकरण करवाते हैं। जर्मनी के एकीकरण की जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि सहायक तत्वों में बड़ा योगदान रहा विलियम प्रथम जो वहाँ का सम्राट बना उसका, और उसका जो उदार चरित्र था। विलियम प्रथम के पास कोई बहुत बड़ी यूँ कहें कि सैनिक योग्यता या कुशलता जैसी बात नहीं थी। वह उदार व्यक्तित्ववादी विचारों का धनी व्यक्ति था, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी जो उसकी विशेषता थी वह ये थी कि उसमें व्यक्तियों को परखने की बहुत गजब की क्षमता थी। और वह विलियम प्रथम ये भी जानता था कि जर्मनी का एकीकरण है वह सैनिक बल से ही हो सकता है। अतः उसने दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को चुना, वान मोल्टेक, और उसने दो व्यक्तियों में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वान मोल्टेक उसको और वान रून को उसने युद्ध मंत्री बनाया और वान मोल्टेक को उसने अपना प्रधान सेनापति बनाया, क्योंकि सैनिक बल से ही जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। और अब सेना की वृद्धि करने के लिए, सैनिक संख्या बढ़ाने के लिए जब उसने कोशिश की तो उसके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई, और उस स्थिति में उसने अपना एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जिसे ही जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जाता है, और वो है बिस्मार्क। उसने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो यूँ कहें कि वान रून, वान मोल्टेक और बिस्मार्क के इन तीन लोगों के सहयोग से विलियम प्रथम जर्मनी का एकीकरण करने में सफल हो पाया। और जब बिस्मार्क को उसने प्रधानमंत्री बनाया तो बिस्मार्क ने स्पष्ट कहा था उसे विलियम प्रथम को कि वो हमेशा आपके साथ रहेगा किसी भी परिस्थिति में। यानी सीधी बात थी कि वो हमेशा राजतंत्र के साथ रहेगा, सम्राट के साथ रहेगा। तो जब उसे प्रधानमंत्री बनाया गया बिस्मार्क, तो बिस्मार्क ने कहा था कि जो एक बहुत बढ़िया टाइम था उदारवादियों का 1848 से 49 के बीच का टाइम, वह उन्होंने भाषणों में और बातों में गंवा दिया। जबकि जर्मनी का एकीकरण है वह भाषणों और विचारों से नहीं बल्कि लोहे और रक्त की नीति से संभव था। तो जब हम बिस्मार्क की बात करते हैं तो बिस्मार्क एक योग्य कुशल प्रशासक तो था ही, तो उसके अंदर गजब की क्षमता थी, कूटनीतिज्ञ था, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का तत्कालीन जो जानकारी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर विश्व के विभिन्न देशों की उसकी पूरी जानकारी थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो बिस्मार्क कुशल कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय जो गतिविधियों का जानकार था। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। और जब बिस्मार्क प्रधानमंत्री बना तो उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए लोहे और रक्त की नीति का अनुसरण किया। तो अगर हम जर्मनी के एकीकरण को समझना चाहें तो सामान्यतः उसके लिए 3 युद्ध हैं और 3 संधियां हैं, जिनको समझने पर हमें सामान्यतः समझ सकते हैं कि किस प्रकार से हम जर्मनी के एकीकरण को समझ सकते हैं। वो 3 युद्ध और 3 संधियां हैं। पहला युद्ध डेनमार्क के साथ उसका युद्ध है, दूसरा युद्ध उसका ऑस्ट्रिया के साथ है, और तीसरा युद्ध उसका फ्रांस के साथ है। तो पहला जो डेनमार्क के साथ युद्ध है वो है, उसका क्या कारण था कि डेनमार्क की 2 डचियाँ थी जिस पर पहले डेनमार्क का अधिकार था, सेलेश्विंग और होल्स्टाइन। तो इन डचियों पर कोई समय में डेनमार्क का अधिकार हुआ करता था, लेकिन 1852 की लंदन के में हुए सम्मेलन के बाद लंदन इंग्लैंड ने
इस शर्त पे इन डचियों को स्वतंत्र कर दिया था कि इस पर भविष्य में डेनमार्क कोई अधिकार नहीं करेगा, बल्कि वह स्वतंत्र रहेगी। लेकिन 10 ही साल बाद 1863 में डेनमार्क ने सेलेश्विंग और होल्स्टाइन पर अधिकार कर लिया। जब अधिकार कर लिया तो यहाँ पर बिस्मार्क को अपनी कूटनीतिज्ञता या राजनीतिक कौशल दिखाने का अवसर मिला। ऐसी स्थिति में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया, ऑस्ट्रिया को अपने साथ लिया और ऑस्ट्रिया को बताया कि भाई सेलेश्विंग और होल्स्टाइन है वो उस पर डेनमार्क ने अधिकार कर लिया है, जबकि लंदन के समझौते के अनुसार वो उस पर कभी अधिकार नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों मिल जाते हैं, ऑस्ट्रिया और पर्शिया, और मिलकर डेनमार्क को पराजित कर देते हैं। और जब डेनमार्क हार जाएगा तो हम एक एक डचियों को अपने पास, यानी एक एक क्षेत्र को अपने पास रख लेंगे। तो ऑस्ट्रिया उसमें सहमत हो गया। और ऐसी स्थिति में जब ऑस्ट्रिया और पर्शिया की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को पराजित कर लिया और डेनमार्क को गेस्टाइन का समझौता करना पड़ा। और उस समझौते के अनुसार ब्रिटेन जो सामान्यतः 2 डचियाँ थी, ठीक है, गेस्टाइन की संधि करनी पड़ी। और इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो गेस्टाइन नामक स्थान पर जो संधि हुई 14 अगस्त 1865 को, तो सामान्यतः 64 को युद्ध और 65 को संधि, ठीक है। तो 14 अगस्त 65 को जो संधि हुई, गेस्टाइन समझौते हुआ, उसके अनुसार क्या था कि सेलेश्विंग और होल्स्टाइन 2 डचियाँ थी। तो होल्स्टाइन में जर्मन लोग ज़्यादा थे, ठीक है, और सेलेश्विंग तो में डेन लोगों की संख्या और जर्मन की दोनों की थी। तो होल्स्टाइन जिसमें जर्मन लोग ज़्यादा थे वो क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिया गया और सेलेश्विंग को पर्शिया ने अपने पास रख लिया। यानी इस संधि से बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ भावी युद्ध की रणनीति तैयार कर दी। तो और दूसरा लोवेनबुर्ग की एक डची थी, क्षेत्र था, उसको भी पर्शिया ने ऑस्ट्रिया से खरीद लिया और कील नामक बंदरगाह था, उस पर किलेबंदी करने का अधिकार प्राप्त हो गया बिस्मार्क को। इससे ये हुआ कि जो जर्मन संघ था, उस जर्मन संघ के अंदर ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव था वह कम हो गया और उसे एक रास्ता मिल गया जर्मन अलग से जर्मन संघ बनाने का। और अब हुआ क्या कि होल्स्टाइन में जहाँ जर्मन लोग ज़्यादा थे वो क्षेत्र ऑस्ट्रिया को दे दिया गया और बिस्मार्क को ये पता था कि आने वाले समय में होल्स्टाइन तो जर्मन क्षेत्र का ही हिस्सा है, तो वहाँ उन लोगों को जर्मनी वाले क्षेत्र में आसानी से मिला लिया जाएगा। और समय के साथ इसने बिस्मार्क ने होल्स्टाइन वाले क्षेत्र में उपद्रव कराने शुरू कर दिए और वह इस समझौते को बिस्मार्क स्वयं ने कहा था कि ये तो एक कागज़ का टुकड़ा है जो दरार भरने के लिए लगाया गया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी इस समझौते, गेस्टाइन समझौते के साथ। अब ऑस्ट्रिया ये समझता रहा कि पर्शिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है, वो सहयोगी है, साथ देने वाला है, जबकि बिस्मार्क साथ ही साथ अपने आगे के युद्ध की रणनीति तैयार करने लगा। उसने फ्रांस के साथ समझौता किया कि अगर वह ऑस्ट्रिया और पर्शिया के मध्य भावी कोई युद्ध होता है तो फ्रांस तटस्थ रहेगा, और अगर वह ऐसा करेगा, तटस्थ रहेगा, तो राइन नदी का क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है, वो फ्रांस को दे दिया जाएगा। उसने पोलैंड और रूस के साथ चल रहे संघर्ष में उसने रूस का सहयोग करके, सैनिक सहयोग करके रूस से भी सहमति हासिल कर ली। इंग्लैंड उस समय युद्ध की नीति से दूर चल रहा था, वह सहयोग की नीति पर चल रहा था, उसे किसी से कोई लेना देना
नहीं था। तो इंग्लैंड पहले से युद्ध में तटस्थ था और किसी के साथ उससे कोई लेना देना नहीं था। और ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया बिस्मार्क को, पर्सा को अपना मित्र समझ रहा था, जबकि बिस्मार्क एक आधार तैयार कर रहा था ऑस्ट्रिया के साथ लड़ने का, संघर्ष का। साथ ही ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का भी शत्रु था, तो इटली के एकीकरण का भी शत्रु था। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमॉन्ट के नेतृत्व में हुआ था। तो सार्डिनिया के साथ में उसने समझौता किया कि अगर ऑस्ट्रिया के साथ भावी कोई युद्ध होता है तो आप ऑस्ट्रिया के खिलाफ संघर्ष कर देना, और संघर्ष में आपको ऑस्ट्रिया का पास का क्षेत्र है वेनेशिया आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रिया है अलग थलग पड़ गया। और जब होलेनस्टाइन वाले क्षेत्र में उपद्रव हुए तो उसने एक के बाद एक ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच तनातनी हो गई, और आगे चलकर ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध होता है, शैडोवा का युद्ध। और उस युद्ध में उस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रिया को किसी का सहयोग नहीं मिलता है। उधर सार्डिनिया उसके खिलाफ संघर्ष शुरू कर देता है, रूस पर्सा का सहयोग देता है। तो इस प्रकार ऑस्ट्रिया है वह 1866 में शैडोवा के युद्ध में पराजित हो जाता है, और ऑस्ट्रिया को मजबूरन प्राग की संधि करनी पड़ती है। वो 1866 में प्राग की संधि होती है, और इस प्राग की संधि से स्थिति बदल जाती है। और इस प्राग की संधि में हम देखते हैं 23 अगस्त 1866 को प्राग की संधि होती है, और उसमें जो जर्मन संघ था, जर्मन संघ को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब ऑस्ट्रिया का प्रभाव जर्मनी वाले क्षेत्रों से समाप्त हो जाता है। साथ ही हनोबर्ग है, सेलेश्विंग है, होलेनस्टाइन है, ये रियासतें हैं वो सामान्यतः पर्सा के साथ मिला दी गई, या जर्मन क्षेत्र के साथ मिला दी गई। साथ में पर्सा ने उत्तरी जर्मन संघ बनाया, जिसमें ये सारी रियासतें थी, और उसका सदस्य ऑस्ट्रिया नहीं होगा, यानी एक अलग से जर्मन संघ बन गया। और ऑस्ट्रिया की इसमें बुरी तरह पराजित हुई। लेकिन बिस्मार्क बहुत अधिक राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था, उसे पता था कि ऑस्ट्रिया के साथ बुरा व्यवहार करने का मतलब है कि हमेशा के लिए आगे भविष्य में ऑस्ट्रिया को शत्रु की भूमिका में खड़ा करना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा युद्ध समाप्त हो गया है, ऑस्ट्रिया हमारा भाई है, और जो बातें थी प्राग की संधि के साथ ख़त्म हो गई, और अब ऑस्ट्रिया और पर्सा है दोनों भाई भाई हैं। क्योंकि बिस्मार्क को पता था कि अगला युद्ध या संघर्ष है फ्रांस के साथ होना है, और ऑस्ट्रिया को अलग करने का मतलब है शत्रु बनाए रखने का मतलब है पर्सा के लिए समस्या खड़ी करनी। तो उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करके भी अपना मित्र बना लिया, ताकि भविष्य में वह फ्रांस का सहयोग नहीं कर सके। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करके होलेनस्टाइन वाला क्षेत्र भी प्राप्त कर लिया, और उसे अपना मित्र भी बना लिया। तो इस प्रकार इसका दूसरा चरण शुरू खत्म हो गया। पहला डेनमार्क के साथ युद्ध, गैस्टाइन समझौता। दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, शैडोवा का युद्ध, और प्राग की संधि। अब तीसरा चरण, तीसरे चरण में फ्रांस के साथ संघर्ष होता है उसका। इसका आधार भी ऑस्ट्रिया के युद्ध में ही तय हो गया था। जब दूसरा चरण पूरा हुआ जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हुआ था, लेकिन वास्तव में वहाँ ऑस्ट्रिया की पराजित नहीं बल्कि फ्रांस की पराजय हुई थी, क्योंकि फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली राज्य था। लेकिन अब शक्तिशाली राज्यों में उसके स्थान पर्सा ले रहा था। और जब युद्ध की समाप्ति के बाद, युद्ध से पहले बिस्मार्क ने एक समझौता किया था फ्रांस के सम्राट के साथ कि अगर
आप तटस्थ रहेंगे तो आपका राइनलैंड वाला क्षेत्र आपको दिया जाएगा, फ्रांस को देने की बात कही थी। जब फ्रांस ने इस राइनलैंड के क्षेत्र की मांग की तो बिस्मार्क ने कहें या पर्सा ने कहें या पर्सा के या जर्मन सम्राट कहें, विलियम प्रथम ने इसे बिल्कुल इनकार कर दिया कि ऐसा ये कोई बात ही नहीं थी। इससे क्या हुआ कि फ्रांस को बड़ी क्षति पहुंची, बड़ा धक्का लगा कि यार धोखा हो गया हमारे साथ। ऐसी स्थिति में उसने फ्रांस के साथ संघर्ष अनिवार्य हो गया और स्पेन के प्रश्न को लेकर और स्थिति गंभीर हो गई और स्पेन के सम्राट के साथ को हटाने की बात को लेकर फ्रांस और पर्सा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई जिसमें स्पेन के लियोपोल्ड को वो सम्राट नहीं बना कर रखना चाहते थे। तो उस फ्रांस ने उसके लिए दबाव डाल के एक पेपर पर्सा के पास भेजा। बिस्मार्क ने बड़ी चालाकी से उसको पेपर में छपवा दिया, आउट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, दोनों ने अपने हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से लिया। बिस्मार्क ने कहा ये क्या किया तुमने, हमारे साथ गद्दारी कर दी, धोखा कर दिया हमारे साथ, ठीक है, जबकि ये कार्य बिस्मार्क ने किया था, ना कि फ्रांस ने किया था। इस बात को लेकर उनके बीच और अधिक विवाद हो गए और फिर फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होता है। और फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच एक 1970-71 की बात है। तो 1870 में फ्रांस के साथ युद्ध होता है और जिसमें 14 जुलाई 1870 को फ्रांस के साथ युद्ध शुरू होता है ऑस्ट्रिया का। और ऑस्ट्रिया कई युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें से एक युद्ध जो 1 सितंबर 1870 को सेडान का युद्ध लड़ा गया, जिसमें फ्रांस की सेना पराजित हुई। वान मोल्टेक और वान रून, तो वान मोल्टेक एक बड़ी सेना के साथ उस युद्ध में विजय हुई और फ्रांस के सम्राट ने स्वयं बड़ी सैनिक संख्या के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार फ्रांस सेडान के युद्ध में पराजित हुआ और पर्सा की विजय हुई। इस प्रकार बिस्मार्क ने बड़ी चालाकी से लोहे और रक्त की नीति के तहत जर्मनी के एकीकरण को संभव किया और अंततः जब फ्रांस पराजित हो गया, फ्रांस के सम्राट ने जर्मन सम्राट विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट स्वीकार कर लिया गया। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में विलियम प्रथम का राज्याभिषेक किया गया और विलियम प्रथम जर्मनी के सम्राट बने। और 26 फरवरी 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और इस फ्रैंकफर्ट की संधि से ही जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ और जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में उदय हुआ। इसी संधि में फ्रांस को अपने उपजाऊ क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र अल्सास और लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े और जिसके कारण जर्मनी के उपजाऊ प्रदेश, औद्योगिक क्षेत्र जब उसे मिल गए तो जर्मनी का आगे चलकर औद्योगिक विकास हुआ। तो इस प्रकार से देखें तो अब इस औद्योगिक विकास से जर्मनी और इंग्लैंड के बराबर लाकर खड़ा कर दिया और औद्योगिक विकास ने फिर जर्मन एक औपनिवेश शक्ति बन गया और फ्रांस दूसरे दर्जे का राज्य बन गया। साथ ही ये जो अल्सास और लॉरेन वाले क्षेत्र थे वो जब फ्रांस को दे दिए गए तो जो बिस्मार्क ने गुप्त संधियाँ, कूट संधियाँ स्थापित की, अब ये हमेशा के लिए एक रिश्ते वाले फोड़े बन गए और आगे से ये गुप्त संधियाँ आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध के कारण बने, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखें जो बिस्मार्क ने कूटनीतिक जो सहारे लिए हैं, ठीक है, और एक बड़ी धनराशि फ्रांस पर, उन्हें 20 करोड़ पाउंड की धनराशि भी फ्रांस को पर डाल दी गई। इससे भी हर्जाने के रूप में जर्मनी को देना पड़ा, वह भी एक फ्रांस का अपमान था। इस प्रकार से अगर देखें तो जर्मनी का एकीकरण में फ्रांस की पराजय और जर्मनी का यूरोप की एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आना एक बड़ा परिणाम रहा और यही परिणाम आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि भी बनते हैं। तो ये था जर्मनी का एकीकरण, जिसमें 3 युद्ध हुए। 3 युद्ध में 3 समझौते किए गए और 3 समझौते में हम देखते हैं जर्मनी का एकीकरण पूरे होता है।
पहला डेनमार्क के साथ युद्ध, गेस्टाइन समझौता, मुख्यतः होलेनस्टाइन और सेलेशिंग वाले क्षेत्र को लेकर। दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ संघर्ष, ऑस्ट्रिया सेडेवा के युद्ध में पराजित और ऑस्ट्रिया को होलेनस्टाइन वाला क्षेत्र देना पड़ता है मुख्य रूप से। और फिर फ्रांस को के साथ युद्ध, सेडान का युद्ध 1870 में और 71 में फ्रैंकफर्ट की संधि। इस प्रकार जर्मनी एक राष्ट्र राज्य बनता है और जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है। वान मोल्टेक, वान रून, बिस्मार्क और विलियम प्रथम ये प्रमुख नायक थे जर्मनी के एकीकरण के।